In this video, we will discuss about the gene interaction. जब हम मेंडल्स की बात करते हैं, लॉ ऑफ मेंडल्स की, तब हम क्या करते हैं, एक क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स की स्टडी की जाती है मेंडल्स लॉ के अंदर. ओके, तो देखा जाता है कि उस मेंडल्स ने क्या बताया था, जब दो या दो से अधिक जीन इंडिपेंडेंटली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं. बट मेंडल के पास कुछ ऐसे प्लांट्स या कुछ ऑर्गेनिज्म थे जो कि दो जीन्स जब वो नेक्स्ट जनरेशन में इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते थे, तो उनके बीच वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं कर पाते थे, उनके बीच इंट्रैक्शन होता था. तो जीन इंट्रैक्शन क्या होता है, उसकी स्टडी हम इस वीडियो में करेंगे. जीन इंट्रैक्शन क्या है? द फिनोमिनन of two or more genes affecting the expression of each other in various ways in the development of a single character of an organism is referred to as gene interaction. जब दो या दो से अधिक जीन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, तो वो जब एक साथ रहते हैं तो वो एक दूसरे के एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं इन वेरियस वेज. ठीक है, किसी एक सिंगल कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए दो या दो से अधिक जीन्स क्या करते हैं, वो एक दूसरे के एक्सप्रेशन को इफेक्ट करते हैं. राइट. तो जीन इंट्रैक्शन इज गिवन बाय बैटसन एंड पुनेट, आरसी पुनेट. तो बैटसन और आफ्टर मेंडल, बैटसन एंड आरसी पुनेट ने ऐसे जीन इंट्रैक्शन के का अध्ययन किया था. मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर आर इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल जीन्स. ओके, जो कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, मैक्सिमम कैरेक्टर वो सिंगल कैरेक्टर से गवर्न नहीं होते, मीन्स क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स नहीं होते, मतलब वो ऑलिगो जीन से गवर्न होते हैं, मतलब दो या दो से अधिक जीन से गवर्न होते हैं. सच जीन्स अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ कंसर्न कैरेक्टर इन वेरियस वेज. दिस लीड्स टू मॉडिफिकेशन ऑफ टिपिकल डाईहाइब्रिड रेशियो. क्या होता है? 9:3:3:1 इन F2 जनरेशन, और ट्राईहाइब्रिड रेशियो 27 9:9:3:3:1. ओके, जो F2 जनरेशन की टोटल पॉपुलेशन होती है वो होती है टोटल 16, और जब हम ट्राई हाइब्रिड की बात करते हैं तो टोटल पॉपुलेशन हो जाती है 64. ओके, तो जो टिपिकल डाई हाइब्रिड रेशियो होता है उसका क्या रेशियो होता है? 9:3:3:1. ओके, तो जब हम जीन इंट्रैक्शन की बात करते हैं तो क्या होता है, जो कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं उसका रेशियो क्या होता है, उससे जो एक टिपिकल रेशियो होता है डाई हाइब्रिड का, उससे अलग होता है F2 जनरेशन में. ओके, सो पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ जीन इंट्रैक्शन. जीन इंट्रैक्शंस कैन बी क्लासिफाइड एज टू कैटेगरीज. फर्स्ट, एलिलिक या नॉन एपिस्टैटिक जीन इंट्रैक्शन, एंड सेकंड वन इज नॉन एलिलिक या एपिस्टैटिक जीन इंट्रैक्शन. ओके, सो फर्स्ट, एलिलिक या नॉन एपिस्टैटिक जीन इंट्रैक्शन क्या होता है? दिस टाइप ऑफ इंट्रैक्शंस गिव द क्लासिकल रेशियो ऑफ 3:1, और 3:1 कब होता है? F1 जनरेशन में, और 9:3:1 होता है F2 रेशियो होता है, मीन्स F2 जनरेशन का रेशियो होता है. जब हम एक पर्टिकुलर कैरेक्टर्स की बात करते हैं जो एक सिंगल जीन्स के द्वारा गवर्न होता है, तो रेशियो आता है 3:1. सॉरी, जो 3:1 है वो F1 जनरेशन का नहीं है, F2 जनरेशन का ही होता है. पर जब कोई कैरेक्टर जो सिंगल जीन से गवर्न हो रहा है उसकी बात करते हैं तो रेशियो आता है 3:1. जब दो जीन किसी कैरेक्टर को गवर्न करते हैं तो रेशियो आता है 9:3:3:1, और एक होता है ट्राई हाइब्रिड रेशियो. ओके, नेक्स्ट है नॉन एलिलिक या एपिस्टैटिक जीन इंट्रैक्शन. इन दिस टाइप ऑफ जीन इंट्रैक्शंस, genes located on same or different chromosomes interact with each other for their expression. ओके, एलिलिक इंट्रैक्शन मतलब एक ही जीन के दो एलिल्स के बीच इंट्रैक्शन. नॉन एलिलिक इंट्रैक्शन मीन्स दो डिफरेंट जीन हैं, उनके बीच का जो जीन्स के एलिल हैं उनके बीच के इंट्रैक्शन को बोला जाता है नॉन एलिलिक इंट्रैक्शन या एपिस्टैटिक. राइट. डिस्कवरी ऑफ नॉन एलिलिक जीन इंट्रैक्शन has been made after Mendel and can be best understood by studying phenotypic trait of gene. जो जीन इंट्रैक्शन की स्टडी या नॉन एलिलिक जीन इंट्रैक्शन की स्टडी हम आफ्टर मेंडल किए थे, और उसका सबसे बेस्ट जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है फिनोटिपिक एक्सप्रेशन से हमको पता चलता है. राइट. सो नेक्स्ट है
हमने पढ़ा एपिस्टैटिक जीन इंटरेक्शन। तो एपिस्टैटिक क्या होता है, ओके, और हाइपोस्टैटिक जीन क्या होते हैं। जीन इंटरेक्शन को पढ़ने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, कौन सा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है उसको कहा जाता है डोमिनेंट जीन, ठीक है, और जो नहीं कर पाता उनको कहा जाता है रिसेसिव जीन। तो यहाँ पे वही केस है, जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को मास्क कर रहा है, उसको बोला जाता है एपिस्टैटिक जीन। और जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है उनको बोला जाता है हाइपोस्टैटिक जीन। जब हम एक जीन के दो एलील्स की बात करते हैं, तो जो एलील्स अपने कैरेक्टर को शो करता है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को शो करता है जनरेशन्स में, तो उसको डोमिनेंट एलील कहा जाता है। और जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, ठीक है, तो उसको कहा जाता है रिसेसिव एलील, राइट। तो हम पढ़ेंगे एक व्हाट इज एपिस्टैटिक एंड हाइपोस्टैटिक जीन। सो एपिस्टैटिक जीन, व्हेन अ जीन और लोकस which suppress or mask the phenotypic expression of another gene at another locus, okay, such gene is known as epistatic gene, ठीक है। जब एक जीन और जहाँ पर जीन प्रेजेंट होता है उनको कहा जाता है लोकस। तो जो एक जीन है वो किसी दूसरे जीन्स के एक्सप्रेशन को सप्रेस या मास्क कर देता है, तो उस जीन को कहा जाता है एपिस्टैटिक जीन। एपिस्टैटिक इज ग्रीक टर्म एंड मीनिंग इज स्टैंडिंग अप। मतलब जो एपिस्टैटिक है एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है स्टैंडिंग अप, मतलब अपने लिए खड़े रहना, मतलब दूसरे को मास्क या सप्रेस करना, राइट। नेक्स्ट है हाइपोस्टैटिक जीन क्या होते हैं। द जीन और लोकस विच वाज सप्रेस्ड बाय एपिस्टैटिक जीन वाज कॉल्ड हाइपोस्टैटिक जीन। हाइपोस्टैटिक जीन को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एपिस्टैटिक जीन क्या होता है। जो जीन एपिस्टैटिक जीन्स के द्वारा सप्रेस्ड किया जाता है वह जीन कहलाता है हाइपोस्टैटिक जीन, ओके। जब अगर कोई भी इंटरेक्शन में अगर एपिस्टैटिक जीन और हाइपोस्टैटिक जीन्स प्रेजेंट है, तो एपिस्टैटिक जीन क्या करेगा, हाइपोस्टैटिक जीन के एक्सप्रेशंस को, फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को सप्रेस कर देता है या इनहिबिट कर देता है, ओके। सो नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ एपिस्टैटिक जीन इंटरेक्शन या नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन या जीन एक्शन कहा जाता है, ओके। तो क्लासिफिकेशन क्या बोल सकते हैं, एपिस्टैटिक जीन इंटरेक्शंस, जीन इज क्लासिफाइड एज फॉलो on the basis of manner by which concerned gene influence the expression of each other, right। तो क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया जाता है कि जो कंसर्न जीन है वो किस किस तरीके से दूसरे जीन्स के एक्सप्रेशन को क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है। मतलब एक जीन है दूसरे जीन्स के एक्सप्रेशन को कैसे कंट्रोल कर रहा है, कैसे अफेक्ट कर रहा है, वो डिफरेंट डिफरेंट उसको कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है टिपिकल डाईहाइब्रिड रेशो, जो इसको कि मेंडल्स ने भी बताया था कि F2 रेशो क्या होता है, 9:3:3:1। सप्लीमेंट्री जीन एक्शन जिनका रेशो है 9:3:4। नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन 9:7। इनहिबिटरी जीन एक्शन 13:3। डुप्लीकेट जीन एक्शन 15:1। मास्किंग जीन एक्शन 12:3:1। पॉलीमेरिक जीन एक्शन 9:6:1। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ये रेशो हमेशा पूछा जाता है, राइट। तो सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री या इनहिबिटरी, इसमें क्या होते हैं, देखो इनहिबिटरी में क्या होता है, जो एक जीन होता है वो क्या करता है, अपने आप का एक्सप्रेशन तो शो नहीं करता है, लेकिन वो दूसरे जीन्स जब प्रेजेंट होता है तो उसके जीन्स के एक्सप्रेशन को इनहिबिट कर देता है, मतलब उसके एक्सप्रेशन को रोक देता है, राइट। तो कहलाता है इनहिबिटरी जीन एक्शन। मास्किंग जीन एक्शन क्या करता है, एक जीन क्या करता है दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को मास्क कर देता है, मतलब उसको कवर कर लेता है, उसको अपने आप को एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा। पॉलीमेरिक जीन एक्शन में क्या होते हैं, दो जीन्स क्या करते हैं एक दूसरे के एक्सप्रेशन को इन्हेंस करते हैं। मतलब जैसे कि दो जीन्स के दोनों अगर डोमिनेंट जीन्स प्रेजेंट है एक साथ, तो वो उसके एक्सप्रेशन को इन्हेंस कर देते हैं। इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं बार्ली के ऑन लेंथ पे। अगर बार्ली के ऑन लेंथ के लिए डेवलपमेंट के जो भी जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जब वो दोनों जीन्स डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं या फिर होमोजाइगस डोमिनेंट या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट,
तो वो क्या करेंगे, वो जीन्स, दोनों जीन्स जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन होता है ऑन लेंथ का वो बढ़ा देंगे। उस क्रॉप में जो ऑन्स की लेंथ होगी बार्ली की वो ज़्यादा होती है। जब कि कोई एक जीन्स प्रेजेंट है डोमिनेंट फॉर्म में दोनों में से, चाहे होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस में कोई एक जीन्स डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है, तो क्या करेगा, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और उसकी लेंथ रहेगी मीडियम, और जो दोनों रिसेसिव फॉर्म में रहेंगे तो उसकी लेंथ रहती है ऑन लेस, मतलब कोई लेंथ ऑन्स का डेवलपमेंट नहीं होता है, क्योंकि ऑन्स के डेवलपमेंट के जो जी रिस्पॉन्सिबल थे जो कि डोमिनेंट फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे थे वो absent होते हैं। तो नेक्स्ट टिपिकल डाइहाइब्रिड रेशियो। okay, typical dihybrid ratio follows the 9:3:3:1 ratio in F2 generation. Okay, this type of gene interaction produces the typical dihybrid ratio in F2 generation for a कैरेक्टर। जब दो कैरेक्टर्स का हम बात करते हैं तो उनको डाइहाइब्रिड रेशियो बोला जाता है। दो जीन्स जब किसी एक कैरेक्टर्स को लेकर एक्सप्रेस करते हैं तो द कंसर्न कैरेक्टर इज गवर्न बाय टू जीन्स शोइंग कंप्लीट डोमिनेंस। ठीक, जो कंसर्न कैरेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, दो जीन से गवर्न होते हैं और कंप्लीट डोमिनेंस शो करते हैं। द डोमिनेंट एलील ऑफ ईच ऑफ द टू जीन, जो डोमिनेंट एलील है दोनों में से किसी एक के, तो प्रोड्यूस सेपरेट फॉर्म्स ऑफ द कैरेक्टर व्हेन डोमिनेंट एलील ऑफ वन जीन इज प्रेजेंट विथ होमोजाइगस रिसेसिव एलील। ओके, नेक्स्ट है डोमिनेंट एलील ऑफ बोथ जीन्स प्रोड्यूस डिस्टिंक्ट फिनोटाइप। जो दोनों जीन्स के जो डोमिनेंट एलील अगर प्रेजेंट होते हैं तो वो एक डिस्टिंक्ट फिनोटाइप शो करते हैं। अगर किसी एक जीन का डोमिनेंट फॉर्म प्रेजेंट है, दूसरे जीन का रिसेसिव फॉर्म्स प्रेजेंट है दोनों एलील्स का, तो वो अलग फिनोटाइप शो करते हैं। राइट, अगर दूसरे जीन्स दोनों डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है और पहला जीन है दोनों रिसेसिव होमोजाइगस फॉर्म में प्रेजेंट है, तो वो अलग अपना एक्सप्रेशन शो करते हैं। और अगर दोनों जीन्स अगर रिसेसिव होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो अलग एक्सप्रेशन शो करते हैं। मतलब इस टिपिकल डाइहाइब्रिड रेशियो में क्या होगा कि जो कोई ब्रांड्स होंगे वो चार टाइप के कैरेक्टर्स फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को शो करते हैं। ओके, डोमिनेंट एलील ऑफ बोथ ऑफ द जीन्स प्रोड्यूस डिस्टिंक्ट फिनोटाइप, वही रिसेसिव एलील्स ऑफ बोथ जीन्स प्रोड्यूस अदर फिनोटाइप। इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं कॉम शेप इन चिकन। ओके, जो चिकन का कॉम शेप होता है वो क्या होता है, वॉलनट कॉम्ब होता है। जो कॉम्ब शेप होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, लाइक वॉलनट, पी टाइप, रोज टाइप और सिंगल टाइप। ओके, आप देख सकते हैं कि वॉलनट टाइप कॉम्ब कैसा होता है। फर्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हैं वॉलनट टाइप कॉम्ब, सेकंड में है पी टाइप कॉम्ब, थर्ड में है रोज टाइप कॉम्ब एंड फोर्थ में है सिंगल टाइप कॉम्ब। ओके, इसका एग्जांपल है कॉम्ब शेप इन चिकन। ओके, जब रिसेसिव आर जीन्स और रिसेसिव पी जीन्स टू बी एपिस्टेटिक टू दिस फिनोटाइप। ओके, जो अगर दोनों जीन्स अगर रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या एक्सप्रेस करते हैं, अपने आप को सिंगल कॉम टाइप शेप शो करते हैं। ओके, जो अगर रिसेसिव जी एलील्स अगर प्रेजेंट है दोनों जीन्स के तो वो क्या करते हैं, वॉलनट कॉम्ब का जो शेप होता है उसके ऊपर उसको मास्क कर देते हैं। मतलब जो इसमें क्या लाया कि जो रिसेसिव एलील्स है वो वॉलनट कॉम्ब पर एपिस्टेटिक एक्शन शो करते हैं। ओके, इसमें आप देख सकते हैं जब रोज कॉम्ब वाले चिकन और पी कॉम्ब टाइप चिकन के बीच में क्रॉस किया जाता है, मतलब उनका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल आर स्मॉल पी क्रॉसेस विथ स्मॉल आर कैपिटल पी। ओके, ये जो रोज कॉम्ब टाइप शेप के किस में होता है, वो होता है व्यांदोत वैरायटी ऑफ चिकन में। और जो पी टाइप कॉम्ब शेप किस में होता है, ब्राह्मा। ओके, ठीक है, तो उसके बीच में जब क्रॉस कराया जाता है तो F1 जनरेशन क्या प्रोड्यूस होती है, ऑल वॉलनट कॉम्ब शेप। ओके, क्योंकि उसमें क्या होता है F1 जनरेशन में जब इसके पेरेंट्स के बीच में गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी तो फर्स्ट में क्या गैमेट फॉर्म होंगे, कैपिटल आर स्मॉल पी, और सेकंड में होंगे पी टाइप कॉम्ब में स्मॉल आर कैपिटल पी। जब वो F1 जनरेशन प्रोड्यूस करेगा तो उसकी जीनोटाइप क्या होगी, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल पी स्मॉल पी।
ठीक है। तो मतलब दोनों जीन्स के एक एक डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है, मतलब वो क्या शो करेगा, वॉलनट टाइप एक्सप्रेशन शो करता है। ओके। जब F1 जनरेशन के बीच में सेम टाइप के स्पीशीज से स्पीशीज या फिर सेम टाइप के जीनोटाइप से क्रॉस किया जाता है तो हमको F2 जनरेशन या F2 रेशियो मिलता है। तो जब हम कैपिटल आर कैपिटल पी स्मॉल पी का क्रॉस कैपिटल आर कैपिटल पी स्मॉल पी के साथ करते हैं तो हमको F2 रेशियो क्या देखने को मिलता है। तो इसमें देखिए गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे होगा, कितने गैमेट्स बनेंगे, 4 गैमेट्स बनेंगे। कैपिटल आर कैपिटल पी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल पी स्मॉल पी। ओके। तो उसका हम चेकर बोर्ड बनाएंगे। ओके। तो उससे हमको पता चलता है कि अगर दोनों जीन्स के एक एक डोमिनेंट अगर एलिल्स प्रेजेंट है होमोजाइगस फॉर्म में या हेट्रोजाइगस फॉर्म में प्रेजेंट है, लेकिन डोमिनेंट एलिल प्रेजेंट होना चाहिए दोनों जीन्स के, तो वो कौन सा एक्सप्रेशन शो करता है, वो अपना एक्सप्रेशन शो करता है वॉलनट कॉम्ब शेप। अगर आर जीन जो है अपने डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है और जो जो पी जीन्स है वो रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट है, तो वो कौन सा एक्सप्रेशन शो करता है, रोज टाइप शेप एक्सप्रेशन शो करता है, कॉम शेप। अगर पी जीन्स जो है वो डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, दोनों डोमिनेंट होमोजाइगस फॉर्म में, और जो आर जीन्स होते हैं वो रिसेसिव होमोजाइगस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो वे जीनोटाइप पी टाइप कॉम शेप प्रोड्यूस करते हैं। और अगर आर जीन और पी जीन दोनों रिसेसिव होमोजाइगस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं तो वो सिंगल कॉम शेप टाइप चिकन्स में कॉम शेप एक्सप्रेशन शो करते हैं। मतलब इसमें ये है, जो अगर जीन आर और पी जीन्स अगर रेसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं दोनों रेसेसिव होमोजाइगस के फॉर्म में, तो वो वॉलनट कॉम्ब शेप को एपिस्टैटिक एक्सप्रेशन शो करते हैं। मतलब जो इसमें रेसेसिव जीन्स होगा वो क्या करेगा, एपिस्टैटिक एक्सप्रेशन शो करता है किसके ऊपर, वॉलनट कॉम्ब शेप के ऊपर। ओके। तो इसका F2 रेशियो क्या देखने को मिलता है, 9 वॉलनट कॉम, 3 रोज कॉम, 3 पी कॉम एंड 1 सिंगल कॉम। इसका रेशियो होता है 9:3:3:1। Batson and Punnett reason that comb morphology is determined by 2 different genes। जो इस बेटसन एंड पुनेट ने ये बताया था कि जो चिकन्स में कॉम शेप का कैरेक्टर का डिटर्मिनेशन 2 जीन्स के द्वारा गवर्न होता है, आर जीन और पी जीन्स।